आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता, एमएसपी पॉइंट पर जारी सघन चेकिंग, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर। 3 साल बाद लौट रहा खैरागढ़ महोत्सव, देश विदेश के कलाकार बिखेरेंगे कला का जादू, संगीत नगरी में फिर लौटेगी रौनक। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे से गूंजी संस्कार धानी, यूनिटी मार्च पदयात्रा में दिखी एकता और सद्भाव की झलक, डॉक्टर रमन सिंह ने बढ़ाया एकता का उत्साह। सफाई कर्मचारियों के ईपीएफ भुगतान पर विवाद, ठेका चला पर हक नहीं मिला, कर्मचारियों की बड़ी परेशानी। सरपंच ने बच्चों संग मनाया जन्मदिन, स्कूली बच्चों से साझा की खुशियां, बच्चों संग बांटी मिठास और मुस्कान। अब खबरें विस्तार से। समाज में एकता, सद्भावना और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर में यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। पदयात्रा की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से की गई, जो गौरव पथ, कमला कॉलेज चौक, भदौरिया चौक, प्यारेलाल चौक, नया बस स्टैंड चौक और गौरव स्थल से होते हुए गुरुद्वारा चौक पर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में एक भारत श्रेष्ठ भारत और हम सब एक है जैसे गगनभेदी नारों से शहर गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने पदयात्रा में शामिल लोगों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में भाईचारे, आपसी प्रेम और एकता की भावना को सशक्त बनाते हैं। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक झांकियों और बैनरों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और एक सांस्कृतिक विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देना रहा। आज राजनांदगांव में ऐतिहासिक यूनिटी मार्च, जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में 700 जिलों में भव्यता के साथ, स्कूल के बच्चे के साथ साथ नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी के साथ लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री, और जिन्होंने इस देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधा, 562 रजवाड़े थे। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देशानुसार जिले में पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण एवं पशुपालकों की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छुरिया विकास खंड के ग्राम तेलगान और बीजेपार में 1 दिवसीय पशु चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में पशुधन विकास विभाग की टीम द्वारा ग्रामीणों के पशुओं का निःशुल्क उपचार किया गया। बीमार पशुओं की जांच के साथ साथ टीकाकरण एवं बधियाकरण की सेवाएं भी प्रदान की गई। पशु चिकित्सकों ने पशुपालकों को बताया कि गंभीर बीमारी के लक्षण दिखने पर पशुओं को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय लाना आवश्यक है। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित कृषकों और पशुपालकों को पशु विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही वत्स्य पालन, टीकाकरण, बधियाकरण और पशु पोषण के संबंध में जागरूक किया। खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 3 साल के अंतराल के बाद फिर से खैरागढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह महोत्सव 19 से 21 नवंबर तक 3 दिनों तक चलेगा। इस विषय में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा ने बताया कि इस बार महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें कैलिफोर्निया, अमेरिका और लंदन के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा वृंदावन की गायिका आस्था गोस्वामी, भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर संध्या पुरेचा, तबला वादक हरीश तिवारी, व्योमेश शुक्ला और शमा भाटे अपनी कला का जादू दर्शकों पर बिखेरेंगे। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे, जबकि
समापन समारोह में राज्यपाल रमेन डेका शामिल होंगे। कुलपति ने कहा, हमारा उद्देश्य कम खर्च में उत्कृष्ट आयोजन कर खैरागढ़ की सांस्कृतिक गरिमा को और ऊंचा उठाना है। 19 नवंबर से 21 नवंबर तक 3 दिन का खैरागढ़ महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और इस बार विशेष प्रयास ये है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने का प्रयास था और उसमें हम सफल हुए। प्रोफेसर बेंजामिन बोन जो हैं वो कैलिफोर्निया से आ रहे हैं और बाकी जो है गौरीशंकर कर्मकर हैं और संजय सहाय हैं, ये लंदन से और अमेरिका से ये लोग आ रहे हैं। इसके सिवा आस्था गोस्वामी जी वृंदावन से आ रही हैं और ऐसी विदुषी शमा भाटी जी आ रही हैं। और जो हमने इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय सीएम साहब को आवेदन दिया है, निवेदन दिया है और उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। और जो समापन समारोह है उसमें मुख्य अतिथि महामहिम हैं हमारे, उन्होंने सहज आने का अपनी स्वीकृति दी है। बाकी जितने हमारे माननीय ईसी के सदस्य हैं और एकेडमिक काउंसिल के सदस्य हैं, उन सभी को निमंत्रण जाएगा और ये हम पूरी गरिमा से इसको आयोजित करने का प्रयास करेंगे। केसीजी जिले के खैरागढ़ ब्लॉक अंतर्गत नवागांव के ग्रामीणों ने आमनेर नदी पर पुल और स्टॉप डैम निर्माण के पुरानी मांग को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि बीते 50 वर्षों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सभी जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों से पुल निर्माण की गुहार लगाई गई, पर किसी ने ठोस पहल नहीं की। हर बार सर्वे और वादों के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में आमनेर नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। सरपंच सहित परेशान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 जनवरी तक पुल निर्माण काम शुरू नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज हमारे ग्राम पंचायत मुतेड़ा के जम्मू संगवारी किसान भाई मन खैरागढ़ कलेक्टर ऑफिस में आए हवे। हमार गांव के मांग है, आज से 60-65 साल नहीं, जब से नदी हवे आमने नदी तब से समस्या बने हुए है कि गांव हवे नदी के पार और पूरा किसानी जमीन है। नदी के ऊपर 6 से 700 एकड़ जमीन है और जैसे किसानी के दिन आते हमारे गांव वाले मन किसानी करे बर नदी के ऊपर जाए पड़ते तो बीच में नदी बाढ़ आ जाते और नदी के ऊपर जाते तो कई जन लेडीज मन खाना धर के जाते, बीज धर के जाते तो नदी में बोहा जाते, कई बार फिसल जाते, कई बार गिर जाते, कई बार तो ऐसे होते ज्यादा पूरा होते तो खैरागढ़ डाल एक भंवर घूम के 20 किलोमीटर वापस खेत जाए पर इसे घूमे लग जाते एक भंवर। तेमे हमारे गाँव वाले मन कई साल से समस्या से ग्रस्त हवे। अब ये समस्या ला लेके कई बार कलेक्टर ऑफिस नाथ गौरी तबो चल देरी से बड़े बड़े नेता मन करा, मंत्री मन करा, रायपुर गए है, जहां जहां भी नेता है, बड़े बड़े विधायक आगे, जिला पंचायत आगे, सांसद बन आगे, बड़े बड़े वादा करीस, लेकिन आज तक के नहीं बने। हमारे गांव की मांग है कि वहां स्टॉप डैम बने ताकि हम आसानी से अपन किसानी काम पर अपन खेत में जा सकन और अपन जो फसल तैयार हो है वो अपन कोठार तक घर में गाँव में ला सकन करके। तो पुल के बारे में जो समस्या है, हमारे गांव के किसान मन बहुत परेशान है। पुल ना बनने से बाढ़ आते ना, तो बाढ़ आ जाने से ना किसान मतलब बहुत समस्या होते कि ऊपर जाए पर, अब ऊपर जाए तो पानी आते कैसे जाए, बाढ़ आ गया तो कोई खैरागढ़ होते हुए ना 20 किलोमीटर अपन घूमत जाते, कोई जन बहा जाते बाढ़ में, जब ऊपर जाए पर बहा जाते और फसल बहुत परेशानी होते। अभी पानी भरे है पर अभी जा नहीं सकता हम, काबर पानी है और फसल हो गए काट नहीं सकता हम। तो सरकार देखते हुए हम मांगे कि ओला बड़े न बना के छोटे बनाए विस्तार दे, बस वही एक रथन मना कि नहीं बनी 15 जनवरी तक, पर हम आंदोलन करबो, हड़ताल करबो और रास्ता जाम करबो। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में खेल संघ और अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित रहे। बैठक में स्टेडियम की वर्तमान स्थिति, उपयोगिता और आगामी खेल गतिविधियों पर चर्चा की गई।
डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि खेल का आयोजन नियमित रूप से होना चाहिए और स्टेडियम का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल से न केवल युवाओं का शारीरिक विकास होता है बल्कि खेल भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने स्टेडियम की व्यवस्थाओं और आगामी हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों की जानकारी दी। बता दें कि आगामी दिनों में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होना है जो पिछले वर्ष नहीं हो पाया था। इसकी प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए अभी कलेक्ट्रेट में जाके हम लोग बैठ के जिलाधीश रहेंगे और खेल संघ के लोग रहेंगे, बात करेंगे। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, उसमें जो टर्फ है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, हॉकी खेलने के लायक नहीं है। टर्फ को अभी देख रहे हैं कि उस टर्फ के यदि वर्तमान जो टर्फ है उसको ठीक से यूज के लायक बनाया जा सकता है कि टोटल रिजेक्ट हो गया है, उसके अनुसार उस पर आगे बढ़। डॉक्टर साहब, इस स्टेडियम को आपने आमूलचूल परिवर्तन करके नया बनवाया है और खेल के विकास के लिए लगातार राशि जारी की है। आपको लगता है कि इस स्टेडियम का वैसे उपयोग नहीं हो पा रहा है? ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, जब इतना बड़ा स्टेडियम है और सभी खेल संघ के लोग भी इसमें इच्छुक है तो गतिविधियां बढ़ेगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव के नीरज पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिक विज्ञान मेला दृष्टिकोण 2025 में यामिनी क्रीड़ा एवं कला केंद्र के अध्यक्ष रितेश देवांगन को उनके योगदान और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस प्रदर्शनी में शहर और आसपास के स्कूलों के छात्र छात्राओं ने विज्ञान मॉडल, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, गणित, क्राफ्ट और कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विज्ञान, तकनीक और कला के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करते हुए बच्चों ने नवाचार और रचनात्मकता की नई मिसाल पेश की। रितेश देवांगन इस कार्यक्रम में आर्ट एंड क्राफ्ट के निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में शामिल थे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं के क्राफ्ट एवं कला प्रदर्शन का मूल्यांकन किया और उनकी रचनात्मक प्रतिभा की सराहना की। सम्मान प्राप्त करने के बाद रितेश देवांगन ने संस्था की प्राचार्य, कार्यक्रम प्रभारी और प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों में विज्ञान, कला और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों और शिक्षकों ने बच्चों की प्रतिभा और उत्साह की प्रशंसा की और भविष्य में ऐसे आयोजनों की और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता पर जोर दिया। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने राजनांदगांव की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने शहर के गंज लाइन और जीई रोड में हो रही लोडिंग अनलोडिंग समस्याओं से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। मुलाकात में एसपी अंकिता शर्मा ने व्यापारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। बता दें कि इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कमलेश वैद ने किया। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष भीमन धनवानी और प्रदेश मंत्री तरुण लहरवानी सहित कई वरिष्ठ व्यापारी उपस्थित रहे।
राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा ने थाना बाग नदी एवं पुलिस चौकी चिचोला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने में रखे रोजनामचा रजिस्ट्रों, लंबित अपराधों और शिकायतों का अवलोकन किया और सभी लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने थाने की साफ सफाई, जवानों की वेशभूषा और अनुशासन की भी जांच की। साथ ही थाना परिसर में खड़े जब्त वाहनों के शीघ्र निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी शर्मा ने थाना एवं चौकी में उपस्थित आम नागरिकों और प्रार्थियों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने थाने और चौकी में तैनात पुलिस स्टाफ से भी मुलाकात की और उनके कार्य, समस्याओं और आवश्यक के संबंध में जानकारी ली। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राजनांदगांव पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले भर में एमएसपी मोबाइल चेक पोस्ट लगातार संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं की सघन जांच की जा रही है। इस दौरान आने जाने वाले वाहनों के कागजात, पहचान पत्र और ले जाए जा रहे सामानों की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार जारी रहेगा। संदिग्ध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटा जा सके। इस संबंध में पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जांच के दौरान सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को दे ताकि जिले में सुरक्षा बनी रहे। जिले में जो है आकस्मिक रूप से मोबाइल चेक पोस्ट लगाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वस्तु की जांच करना। इसके अलावा जो हाई स्पीड गाड़ियां चला रहे हैं लड़के, बुलेट में फटाके जैसी आवाज़ चला रहे हैं और साथ ही शराब पी के वाहन चला रहे हैं और संदिग्ध वाहन, इसको चेक किया जा रहा है और इन पे पाए जाने पर इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसको बताना उचित नहीं है, फिर भी अभी जैसे आप देख रहे हैं गौरव पथ पे है, इसके अलावा राम दरबार के पास है, डोंगरगढ़ में है, डोंगरगांव में है, दुमका में है, सभी थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्रवाई जारी है। ग्राम पंचायत किरगी की सरपंच डिकेश्वरी राणा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सादगी और सौहार्द के माहौल में ग्रामीणों और बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम के माध्यमिक विद्यालय किरगी पहुंचकर बच्चों, शिक्षकों, रसोइया दीदी और ग्रामीण जनों के साथ जन्मदिन मनाया। इस मौके पर सरपंच ने विद्यार्थियों को चॉकलेट, बिस्किट और मिठाई वितरित की। बच्चों ने उत्साहपूर्वक तालियों और गीतों के बीच उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पूरा विद्यालय परिसर उल्लास और मुस्कान से गूंज उठा। कार्यक्रम में प्रधान पाठक महेंद्र बघेल और पद्मिनी साहू सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, रसोइया दीदी और ग्रामीण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में अमित बघेल द्वारा अग्रवाल समाज के भगवान अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल के विरुद्ध की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर समाजों में भारी आक्रोश फैल गया है। इस विवादित बयान के खिलाफ विभिन्न समाजों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब सर्व समाज ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ बंद और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। दरअसल प्रदेश के कई शहरों में अग्रवाल और सिंधी समाज ने शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपकर आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की थी, पर प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम न उठाए जाने से नाराजगी और बढ़ गई है। इस सिलसिले में राजनांदगांव के अग्रसेन भवन में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अग्रवाल, सिंधी और महेश्वरी सहित अन्य समाजों के लगभग 200 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सर्व समाज ने निर्णय लिया है कि जब तक आरोपी पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर गिरफ्तारी शीघ्र नहीं होती है तो राज्यव्यापी छत्तीसगढ़ बंद और सड़क पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। राजनांदगांव नगर निगम के सफाई कर्मचारी इन दिनों अपने ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि भुगतान न मिलने से परेशान हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 16 महीनों से उनके खातों में ईपीएफ की राशि जमा नहीं की गई है, जिससे उन्हें भविष्य निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नाराजगी और बढ़ गई है।
कर्मचारियों का कहना है कि मेहनत करने के बावजूद उन्हें अपने हक की राशि समय पर नहीं मिल रही, जो उनके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। इस विषय में पूर्व पार्षद और कांग्रेस के वार्ड प्रतिनिधि ने बताया कि सफाई का ठेका आज भी राजेश चंपू गुप्ता के नाम पर है और इसे भाजपा के महिला समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों के ईपीएफ का पेमेंट पहले उनके खातों में जमा हुआ था, लेकिन समूह के संचालक द्वारा वह राशि निकाल ली गई। इसके कारण आज तक सफाई कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ नहीं मिला। कर्मचारियों ने प्रशासन से तत्काल ईपीएफ भुगतान सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, पर अब यह मामला केवल वित्तीय भुगतान तक सीमित नहीं है। यह कर्मचारियों की मेहनत, उनके हक और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा है। प्रशासन की चुप्पी और ठेकेदारों की मनमानी ने कर्मचारियों में असंतोष पैदा किया है। सरकारें बदल जाती है, सरकार बदलने के बाद फिर ठेका पद्धति शुरू होता है और ठेका पद्धति शुरू होने के बाद फिर वो जो सड़कों पर काम करते हैं, गली चौक चौराहों पर जाकर के कचरा उठाने का काम करते हैं, ये तमाम लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। आखिरकार मामला क्या है और राजनांदगांव के शहर के बीच से ही ये मामला निकल के आ रहा है, इन सारी चीजों की जानकारी लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? किस समस्या को लेकर के आज आप लोग ने अपना काम बंद कर दिया? मेरा प्रीति बघेल नाम है। मैं वार्ड नंबर 41 से मैं वार्ड में काम करती हूँ। हमारा 16 महीने से ईपीएफ डाला नहीं है। अच्छा। और ईपीएफ इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारे भविष्य के, हमारे बच्चे लोग के लिए ही है ना, तो ईपीएफ ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो हम इसी के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा ईपीएफ डाला नहीं है, तो मतलब ईपीएफ हम लोग का डाले। 16 महीने से आप लोग का ईपीएफ का पैसा रुका हुआ है, क्यों रुका है, किसकी वजह से रुका है, कौन जिम्मेदार है? निगम जिम्मेदार है। वो ठेका दे देते हैं, फिर भूल जाते हैं। वर्कर को पेमेंट मिले समय में, ईपीएफ मिले नहीं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठेका दिए तो उनको सब चीज़ का समय में ठेकेदार को पैसा देना चाहिए, जो हमारा पेमेंट करेंगे, ईपीएफ डालेंगे समय में। ठेका किसका? ठेका महिला समूह चला रही है, अभी उसके पहले राजेश चंपू गुप्ता चला रहे थे ठेका। क्या अंतर है दोनों में? क्या फर्क देखा आपने दोनों? जब राजेश चंपू गुप्ता चला रहे थे तब आप लोग का ईपीएफ का पैसा रुका था या पेमेंट रुका था, या अब के इस ठेकेदार के द्वारा किस प्रकार से आप लोग को परेशान किया जा रहा है? अभी देखो, अंतर तो बता नहीं सकता। अंतर सिर्फ यही है कि हमारा समय में निगम से पैसा मिलता ही नहीं है। 16 महीना से उनको पैसा नहीं मिला है, फिर भी उन्होंने अपना हमको समय में पैसा दिए, पेमेंट जब भी जरूरत रहा तो दिए हैं, लेकिन ईपीएफ हमारा नहीं डल रहा है। नहीं डल रहा है, ईपीएफ नहीं डल रहा है। हमारा ईपीएफ डालता तो हमको ब्याज मिलता उसका। हाँ, तो आप लोग ने काम बंद कर दिए होंगे, तो किस प्रकार का दबाव आ रहा होगा? काम से बंद करने का धमकी आ रहा है सीधा। हमको लगातार धमकी दिया जा रहा है जी, काम से निकाल दिया जाएगा, आपके जगह दूसरे को रखा जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ना तो हमारा पैसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। किस लिए काम ठेका दिए तो निगम की जवाबदारी है उनको समय में ठेकेदारों को पैसा देने के लिए। ठेका दे के भूल जाते हैं क्या? वर्कर को पैसा मिले मत मिले, किसका जवाबदारी है? फिर ठेका दो, बंद कर दो ठेका देना किसी को, जब ठेका तुम ध्यान नहीं देते तो। पुराने इस वार्ड के वार्ड पार्षद और जो मुख्य रूप से जिम्मेदारी को पहले निर्वहन कर चुके थे, वो अभी हमारे साथ मौजूद है, राजेश चंपू गुप्ता जी। जी, यहाँ पर पहले आपका भी ठेका चलता था, किस प्रकार की ठेका पद्धति होती थी और ठेका पद्धति के आधार पे कैसे लोगों का पैसा जो है, पेमेंट वगैरह, ईपीएफ वगैरह, ये सब उनको दिया जाना? देखिए, फिर पुराने महापौर के कार्यकाल से लगातार 3 साल से जी, तो हमको ठेका मिला था, और मैंने ही ठेका नहीं लिया था, एमआईसी के सारे लोगों का ठेका था और अन्य पार्षदों का भी ठेका था। सभी लोग अपने विधिवत से अपने वार्ड की सफाई कर रहे थे और हम लोग भी लगातार साफ सफाई में लगे रहते थे। लेकिन जब निगम से पेमेंट की बात होती थी, निगम से पेमेंट मिलता नहीं था, क्योंकि महिला समूह एक आड़ था उसमें कि खाते में पैसा महिला समूह के जाना है। अरे जो सरस्वती विद्या देवी जो महिला समूह है, ये लगातार इनके करीबन 4-5 वार्डों के ठेके इनके पास है ना। और मेरे समय भी मेरा भी ठेका इन्हीं के इसमें था, इन्हीं के नाम से था, लेकिन पेमेंट मैं करता था, कर्मचारियों से काम मैं करवाता था। इनको लगातार भुगतान करना है, मेरे को पैसा मिले ना मिले। आज मेरे को 16 महीने से पैसा नहीं मिला है, लेकिन मैंने इन लोगों को लगातार हर हमेशा इनको सुख दुख में, त्यौहार व्यवहार में मैंने इनको मदद किया और इनको पैसा दिया हूँ। मैंने पैसा दिया नहीं दिया ये लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरे को निगम से पैसा नहीं मिला था। लेकिन नहीं मिलने के बाद भी अभी भी बात यह है कि नया टेंडर हुआ ही नहीं है, जबकि हर साल नया टेंडर होना चाहिए। भाजपा की कार्यकाल सरकार बनने के बाद 1 साल हो गया, आज भी नया टेंडर नहीं हुआ है। लेकिन जो पुराने लोग टेंडर चला रहे, आज भी वही लोग चला रहे थे, और लगातार मैं भी पुराना टेंडर ही चला रहा था। लेकिन ये जुलाई से इन्होंने एक नया खेल चालू किया
पहले मुंटू यादव के नाम से बोला गया कि मुंटू यादव को ठेका मत देना, आप छोड़ना मत, आपका जब तक पैसा नहीं निकलेगा। मैंने बोला मैं ठेका चलाने का इच्छुक नहीं हूँ, मैं ठेका छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पारुल जैन भी मेरे पास आए ठेका लेने के लिए। मैंने उनको पहले एक ही बात बोला, मुंटू यादव जी भी मेरे को बोले, लेकिन मैंने यही बोला कि भाई जब तक मेरा पूरा पेमेंट नहीं निकलेगा तब तक मैं ठेका नहीं छोड़ सकता। मेरे को ठेका चलाने का शौक नहीं, लेकिन पेमेंट होना चाहिए। मैंने इन लोगों का पेमेंट पूरा किया हूँ। 15 कर्मचारी काम करते थे, एक महीने का 90 से 70 1 लाख रुपए पेमेंट होता था, जिसमें 40,000 रुपये पीएफ पटाना पड़ता था और मुश्किल से उसमें 10-20 हज़ार रुपये बचता था। लेकिन बात ये हुई कि 16 महीने से पैसा नहीं मिला है और मैंने इन लोगों को पेमेंट करते आया पिछले जुलाई से। 1 जुलाई से नया बखेड़ा खड़ा करके हमने टेंडर ले लिया है, हमने काम ले लिया है, हमको काम मिल गया है करके इन लोगों को दबाव बना के तुम लोग काम करोगे कि नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुमको हटा दूंगी, मेरा काम है, मेरा ठेका है बोल के, झूठ बोल के, फरेब करके अपने ठेके में कब्जा जमा ली। तो ठेका भी किसका? ठेका अभी निगम से वीडियो तो हमारे नाम से ही है, लेकिन समूह उनका था, समूह वो चला रही थी। बाकी जगह भी इस टाइप से हुआ, लेकिन बाकी समूह वाले ने छोड़ दिया, लेकिन इस महिला ने छोड़ा नहीं और अपना दबाव बना के मैं भाजपा की नेता हूँ, ये हूँ वो बोल के इन्होंने अपना ठेका ले लिया। अभी मैं जब लगातार कमिश्नर साहब से 2-3 बार मिला तो कमिश्नर साहब को कहना यही था कि हम तो यही सोच रहे थे कि ठेका आप ही चला रहे हो करके। जब उनको मैंने कल भी बताया कि भाई 4 महीने का पैसा, अप्रैल का पैसा, 2024 अप्रैल का पैसा, 1 महीने का पैसा भी 7 तारीख को निगम के द्वारा ठेकेदार के खाते में, महिला समूह के खाते में डाला गया था। अब मेरे को जानकारी दी गई थी भाई आपके खाते का, आपका नाम, आपके ठेके का पैसा 1,93,087 रुपये का भुगतान हमने 7 तारीख को कर दिया। उनकी रसीद उन्होंने मेरे को दिखाया। ठेकेदार के खाते में पैसा गया महिला समूह के खाते में, महिला समूह ने 9 तारीख को पैसा निकाल लिया और मेरे को लगातार झूठ बोलते रहे कि पैसा नहीं डाला है, पैसा नहीं डाला, पैसा आया ही नहीं है, पैसा आया ही नहीं। और उसने कई बार अवैध रूप से कभी 18,000 रुपये पटाना है, वो पटाना है करके मेरे से झूठा पैसा भी लिए। मैं उसको भी बर्दाश्त किया। अब बात ये आ गई कि अब इन लोगों का मेरे को 4 महीने का पीएफ पटाना था। मैंने कहा कि भाई इन लोगों का 4 महीने का पैसा है, मैं पीएफ पटा देता हूँ, कम से कम इन लोगों को पीएफ का पैसा मिलेगा। मैंने 4 महीने का पीएफ पटाने के लिए जो सेमवाल जी है, जो हमारा पीएफ का पैसा जमा करते रहे, हमको पीएफ जमा करके रसीद देते हैं, उन्होंने कहा कि आपका पेमेंट का भुगतान, पीएफ का भुगतान लेट होने के कारण आपको 60,000 रुपये फाइन पटाना है। उसके बाद मैंने 60,000 रुपये फाइन भी पटाया और 1,93,000 रुपये जो महिला समूह के खाते में आया था, वो पैसे के साथ साथ मैंने उनको 7,000 रुपये और दिया और उनको बोला कि तुम सेमोल अंकल के नाम से पीएफ पटाने के लिए 2 लाख रुपये का चेक आप इनको दे दो। उन्होंने 22 तारीख को चेक दिया, पैसा निकाल लिया 9 तारीख को, 10वें महीने के 22 तारीख को चेक दिया। और ये चेक है, ये चेक मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक है 2 लाख रुपए का सेमोल सर के नाम से। ये पैसा जब इनके खाते में जाता तो ये पीएफ को जमा करते, ये पीएफ को जमा करते, इन गरीबों के खाते में पैसा आता, ये लोग उसका पैसा निकालते। इस पीएफ के पैसे को ही अगले ने उठा डाला और अब बोलता है कि 4 लाख फाइन पटाना है, 5 लाख फाइन पटाना है। झूठ पे झूठ कहानी बनाया जा रहा है और दबावपूर्वक ठेका चला रहा। निगम से विधिवत उसको ठेका मिला ही नहीं है और नया टेंडर हुआ ही नहीं निगम में। तो आपने इस चीज को लेकर किसी प्रशासनिक अमले से बात करने की कोशिश की है? मैं कल जाके चेक को कमिश्नर साहब को भी दिखाया था, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि इसकी कॉपी आप मेरे को भेजिए, अब मैं उसको बुला के समझाता हूँ क्यों ऐसा किया है करके। ये तो बड़ा ही सोचने का गंभीर विषय है कि ठेका अभी हुआ ही नहीं है और किसी और के हैंडओवर में काम हो रहा है, पैसा उनके पास जा रहा है, तो निगम को इसमें ये तो सीधा दबंगाई है, ये तो सीधा दबंगाई है ना। भुगतान हमने किया, कर्मचारी ये है, मेहनत इन्होंने किया, हर महीना भुगतान हम करते थे, समूह के नाम से महिला समूह के खाते में पैसा जाता था और अपने मनमौजी वो करती थी। आज मनमौजी करके ठेका हथियार लिए और पैसे के लिए घुमा रही है। इनका नियम से 4 महीने का पैसा डलना चाहिए और मेरा जो निगम से भुगतान होगा खाते में उसी का पैसा जाएगा। हाँ, वो नियम से उसको ईमानदारी से पैसा देना चाहिए। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी कर्मचारी से काम लिया जाए तो उनको विधिवत उनके काम का भुगतान भी दिया जाना चाहिए, मगर अब सोचने का विषय तो ये है कि सरकार बदल जाती है, ठेका आज भी पुराने सरकार के बतौर ही चल रहा है और उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि ठेका किसी दूसरे के द्वारा संचालित किया जा रहा है, पैसा कोई दूसरा दे रहा है और जो कर्मचारी है वो अब परेशान हो रहे हैं। तकरीबन 16 महीने से इन कर्मचारियों के ईपीएफ का पैसा आज तक के उनके खाते पर नहीं आया, उनके हाथ में नहीं आया, जिस वजह से आज ये कर्मचारी लोग अपने काम को छोड़ने को तैयार हो गए हैं, आतुर हो चुके हैं। अब इसमें दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको काम से वंचित होना पड़ जाएगा। अब
सवाल तो ये खड़े होता है कि आखिरकार प्रशासनिक अमला इस विषय पर क्या सूद लेती है, और सबसे बड़े सोचने का विषय यह है कि सरकार के दबाव में आकर के प्रशासनिक अमला क्यों उन पर नजरअंदाज कर देती है, जबकि आज भी ठेका पद्धति वही एक पुराने नाम से चल रहा है। जबकि नियमता अगर देखा जाए तो ठेका पद्धति प्रतिवर्ष अनुसार बदला जाना चाहिए। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।